किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो मेरे मित्र अतुल गर्ग की लिखी हुई है। अतुल गर्ग भले ही पेशे से एक लेखक नहीं हैं, परंतु उनकी लेखनी कमाल की है। ये कहानी सुनकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। बरेली की बर्फी। बरेली के साथ झुमके का संबंध पिछले 5.5 दशक से इस कदर एकीकृत हो गया है कि जब हम बरेली वासी हुए तो हमारे बचपन के मित्रों से मिलने जाते समय उनका एक ही आग्रह होता था, यार अपनी भाभी के लिए वो बरेली वाले झुमके जरूर ले आना। अब उन मित्रों को कैसे समझाया जाए कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा करता है, बिकता नहीं। साधना का वो काल्पनिक झुमका जो 1966 में मेरा साया फिल्म में गिरा था, जिसने बरेली की पहचान को झुमके से जोड़कर उसे विश्व पटल पर प्रसिद्ध कर दिया था, अब हम बरेली वासियों की गले में अटकी हड्डी जैसा हो गया है। कुछ जिगरी दोस्तों को समझाने की कोशिश की तो उन्हें यह लगा कि शायद झुमका लाना नहीं चाहता, इसलिए टाल मटोल कर रहा है। एक दो ने एडवांस में पैसे भेजने के प्रपोजल जैसा तमाचा भी धर दिया। इन सब अनुभवों ने ये सिखाया कि मित्रों को समझाने से बेहतर है कि जहां भी जैसा भी झुमका बरेली के बड़ा बाजार में मिलता हो, ले जाना चाहिए। हालांकि इसके अपने खतरे रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रसिद्धि के बाद बरेली के झुमकों के प्रति अपेक्षाएं इतनी ऊंची थीं कि हमारे ले जाए गए झुमके देखते ही राम जैसे हमारे मित्र और सीता जैसी भाभी के लिए ये लक्ष्मण सरीखा देवर लंका के किसी अदने से राक्षस के किरदार सा हो गया। रावण का स्थान तो फिर भी काफी ऊंचा था। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, परंतु अगले दिन काम वाली बाई के कानों में वो झुमके देख सारा माजरा समझ में आ गया। बरेली के झुमकों से पूर्णतः छुटकारा मिला भी न था कि 2017 में बरेली की बर्फी आधम की। अब मित्रों की डिमांड बरेली के झुमके से बरेली की बर्फी की तरफ शिफ्ट हो गई है। उत्तरी और मध्य भारत में हर शहर, कस्बे, गांव या फिर रेलवे फाटक के किनारे वाले हलवाइयों की दुकान पर 2 मिठाइयां अवश्य मिलेंगी, एक बर्फी और दूसरा लड्डू। बरेली भी इसका अपवाद नहीं है और न ही बरेली की बर्फी अपवाद है। अपवाद है तो बाहर रहने वाले मित्रों की बरेली के बर्फी के नायाब होने की अपेक्षा। जहां अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं वहां निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। हम बरेली के बड़ा बाजार वाली मिठाई की दुकान से, जो कि बरेली में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, अपने दूसरे शहर में रहने वाले बचपन के मित्र के लिए ऑन डिमांड बरेली की बर्फी का तोहफा ले गए। हमारा मुंह फट मित्र बर्फी चखते ही बोला, यार ये तो मीठी है। हम अंदर तक भुन गए और बोले कि बर्फी मंगाई थी या दही बड़ा, ज्यादा मीठी लग रही है तो थोड़ा नमक मिर्च डाल लो। मित्र ने हैं करके खीसें निपोरी और बोले, यार तुम तो बुरा मान गए। आजकल एक नया फैशन चला है, खाना स्वादिष्ट और चटपटा होना चाहिए, पर तेल, घी व मिर्च मसाले कम पड़ने चाहिए। मिठाई लजीज होनी चाहिए पर मीठी कम होनी चाहिए। हमारी समझ में तो ये उलट बांसियां आई नहीं। लगता है यूट्यूब वाला कोई ज्ञानी गुरु हायर करना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। गुलाब जामुन खाना है पर वो मीठा कम होना चाहिए। कुछ लोग तो बंगाली रसगुल्लों का रस निचोड़कर एक बार पानी की कटोरी से निकाल कर खाते हैं। हकीम ने कहा है कि रसगुल्ले खाओ। ऐसे लोगों की रिपोर्ट कोलकाता में सीधे दीदी को भेज देनी चाहिए या हैशटैग लगाकर ट्वीट कर देना चाहिए। अपने आप भुगतेंगे बंगाल की अस्मिता रोशोगुल्ला से खिलवाड़ करने के नतीजे को। कोरोना कहर के पहले की बात है, हमारे अभिन्न मित्र ने हमें सपरिवार डिनर पर बुलाया था। सर्दियों का मौसम था, मतलब भोजन भट्टों के लिए तरमाल उड़ाने का उपयुक्त समय। हम आदतानुसार पूड़ियां चीरने में लगे हुए थे। जो अनुभूति नॉन वेजिटेरियंस को सिंगल मॉल्ट स्कॉच के साथ चिकन पालने में होती है, वही अनुभूति वेजिटेरियंस को नींबू की शिकंजी या रूह अफ़ज़ा पीकर पूड़ी उड़ाने में होती है।
वैसे ये कोई नियम नहीं है। अपवाद स्वरूप वेजिटेरियंस भी सिंगल मॉल्ट के साथ पूड़ी खींच सकते हैं। कानूनन ये कोई जुर्म नहीं है। भाभी के हाथों में पूड़ियां बनाते समय छाले न पड़ जाएं और बाद में गृह कलह न हो, इसलिए बातों ही बातों में मित्र ने हमें बता दिया कि स्वीट डिश में हमारा मनपसंद गाजर का हलवा है। हमने तत्काल ही पूड़ी छकने की गति पर हल्के से ब्रेक लगाया। रुकते रुकते भी हम 4-5 पूड़ियां उदरस्त कर गए। एकदम ब्रेक लगाने पर दुर्घटना की संभावना रहती है। हम बेसब्री से गाजर के हलवे की प्रतीक्षा करते हुए मुंह में आए पानी को गटकने लगे। आखिर में उस बहुप्रतीक्षित गाजर के हलवे को बड़ी नजाकत के साथ पेश किया गया। गाजर के हलवे के प्रति हमारे सर्वविदित प्रेम के कारण ढेर सारा हलवा हमें परोस दिया गया। देखने में तो वो गाजर के हलवे सा नहीं लग रहा था। तथाकथित हलवे का पहला ग्रास मुंह में रखते ही हमें उस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ के गुण धर्म का एहसास हो गया। मित्र ने फख्र से बताया कि इन्होंने यानी भाभी जी ने ये हलवा यूट्यूब वाले मास्टर शेफ से सीखा है। उसके बाद कमान भाभी जी ने संभाल ली और उस पदार्थ की विस्तृत रेसिपी बताई, जिसका सारांश ये था कि इस पौष्टिक लो कैलोरी वाले हलवे में नगण्य मात्रा में चीनी, दूध या घी का उपयोग हुआ है। सबसे पहले गाजर के टुकड़े करके जूसर से उनका जूस निकालकर पूरे परिवार ने जूस पीकर भरपूर विटामिन लिए और जूस निकलने के बाद बची हुई लुगदी से ये कम कैलोरीज वाला पौष्टिक हलवा हमारे लिए बना दिया गया। हम गाजर के हलवे की इस रेसिपी से अभिभूत हो गए। हमें बचपन में कृषि विज्ञान में पढ़े गोबर गैस के प्लांट की याद आ गई, जहां गोबर से निकली गैस का ईंधन की तरह प्रयोग होता था और बचे हुए गोबर का कंपोस्ट खाद की तरह। अपकृष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट का ऐसा अभिनव व क्रांतिकारी प्रयोग निश्चित ही पद्म पुरस्कार का हकदार है। अवार्ड वापसी गैंग द्वारा वापस किए गए पुरस्कारों को इस प्रकार के नवीन प्रयोगों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के तहत रिसाइकल यानी रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे समाज में समरसता भी बढ़ेगी और कृतज्ञ लोगों द्वारा वापस किए गए राष्ट्रीय पुरस्कारों का मान भी रह जाएगा। ऐसे ही एक बार चीनी के चंद दानों और क्रीम निकले सपरेटा दूध में मिलाकर उसमें पकाए गए चावलों की खीर भी एक कैलोरी कॉन्शियस संभ्रांत परिवार द्वारा हमें परोसी गई थी, जिसे खाकर हमें पुस्तकला यानी क्राफ्ट क्लास में बनाई गई लेई की याद आ गई थी, जिसका उपयोग हम लोग पतंगी कागज की झंडियां बनाने में किया करते थे और फाइल कवर चिपकाने में भी। परोसी गई खीर और उस अरारोट की लेई में एक फर्क था, वो ये कि उस लेई को अगर हम चीनी में मिलाकर खाते तो वो ज्यादा स्वादिष्ट लगती। यकीन करिए, मेरे कथन में लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हकीकत कड़वी होती है, परंतु ये हकीकत एकदम फीकी थी। वर्तमान सामाजिक ताने बाने में मिठास की कमी के कारण कड़वी हकीकतें भी फीकी होकर रह गई हैं। सामाजिक प्राणी तटस्थ और संपकृत होते जा रहे हैं। बरेली की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसे मिल्क पुडिंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों वाला फीका मिल्क पुडिंग नहीं होता, बल्कि नितांत देसी मिठाई है जो सिर्फ बरेली में मिलती है। ये बेसन के सेव और मावे से बनी एक नायाब मिठाई है। इसे बर्फी की भांति जमाकर उसी आकृति में काटा जाता है। पीले रंग की बर्फी पर हरे रंग के कतरे हुए पिस्ते इसे अत्यंत आकर्षक लुक देते हैं। अगर आपको मीठी मिठाई पसंद है, कम चीनी की नहीं और ना ही फीकी वाली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये मिठाई आपकी पसंदीदा बन जाएगी। मैं तो इसी को बरेली की बर्फी कहता हूं और इसी नाम से बाहर रहने वाले मित्रों के लिए ले जाता हूं। ये बर्फी है या लॉज, इसे विद्वानों के बाद विवाद के लिए छोड़ दीजिए और आप बरेली की बर्फी मिल्क पुडिंग का आनंद लें, चाहे वो बड़ा बाजार वाले दीपक स्वीट्स की हो या सिविल लाइंस वाले किप्स की या फिर
शहामतगंज वाली अजंता स्वीट्स की हो। अगली बार बरेली आएं तो बरेली की बर्फी यानी मिल्क पुडिंग अवश्य चखिएगा, और कैलोरी कॉन्शियस हो तो सूंघ कर ही इसका आनंद ले सकते हैं। खुशबू भी ज्यादा मीठी लगे तो जिम्मेदार नागरिक की भांति कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार डबल मास्क लगाकर खुशबू को भी कम मीठी कर सकते हैं। आप फीकी, कम मीठी या अधिक मीठी कैसी भी बरेली की बर्फी खाएं, बस आपके जीवन में स्वास्थ्य, स्वाद और मिठास सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आपका अतुल गर्ग। तो आपने अभी अभी ये कहानी सुनी जिसके लेखक अतुल गर्ग थे और संपादन यानी चीनी का मिश्रण उनकी पत्नी मुदिता गर्ग द्वारा किया गया था। आशा है आपको बर्फी का स्वाद अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि आज की बर्फी का स्वाद चख के तो आप हमारे YouTube चैनल को अब अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। कृपया इसे सब्सक्राइब करने में देर न लगाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इन सभी आने वाली स्वादिष्ट कहानियों का स्वाद चखने में देर न हो और इनके आने की पूर्व सूचना आपको समय से मिलती रहे। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।